गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो क्लियर है सबका? ऑडियो और वीडियो सही आ रही है? ऑडियो सही है? ऑडियो वीडियो उपासना ओके? सही है, ओके। चलो, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सेट्स के बारे में देखा था कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और हमने अलग अलग टाइप से सेट्स को कन्वर्ट करना भी सीखा था कि रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्मेट में या सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एलिमेंट्स वगैरह को कैसे शो करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करने के लिए मिला था। इस वाले पार्ट में किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में, है ना, सारे इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन शायद बहुत लोगों ने पहले किया होगा। किसी क्वेश्चन में डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 1 to 6 किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बता सकते हो। नहीं है? ओके, ठीक है। इसके रिलेटेड जो कल रूटीन गया था उसके रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग, कि कुछ लोगों को डाउट है अभी भी, है ना। तो अगर आप मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, और कुछ लोग इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं और कुछ लोग बोर्ड के लिए भी हैं, है ना, तो तीनों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मैथ्स सबके लिए कंपलसरी है। मैथ्स यहां भी करना है आपको, मैथ्स इसमें भी करना होगा, मैथ्स यहां भी करना होगा, ठीक है, क्योंकि मैथ्स से कंप्लीटली रिलेटेड फिजिक्स है ना। तो अगर आप मैथ्स बिल्कुल छोड़ देते हो तो फिजिक्स में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है कि नहीं। तो इसलिए आप मेडिकल के हो या इंजीनियरिंग के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, मैथ्स सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मेडिकल के लिए मैथ्स है ना, बस मैथ्स में डिफरेंस ये होगा कि जो मेडिकल के लिए इसमें हम बस एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे, ठीक ना। इस बुक में जितना है बस हमें उतना नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इससे बाहर हम नहीं जाएंगे। हमें ये कंप्लीट बुक्स के, टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन करने हैं कि आप उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे हो, ठीक है, उसके एक्सप्रेशन को समझ पा रहे हो, क्योंकि वही सब आपका अभी 11th और 12th में फिजिक्स में बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। तो हम इसलिए मैथ्स के बेसिक्स को लेके चल रहे हैं। जो इंजीनियरिंग का मैथ्स है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा, जो हम लोग कुछ लेक्चर्स के बाद अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, है ना। इंजीनियरिंग के लिए अलग से क्लासेस होंगी, लेकिन अभी के लिए, क्योंकि अभी सब कुछ बेसिक चल रहा है, सेट्स वगैरह सबको पढ़ना है, ठीक है। बोर्ड के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स हमारा बेसिक है ही, तो मैथ्स पढ़ना ही है, ठीक है। तो किसी भी ब्रांच में हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथ्स हमारा कंपलसरी है। बाकी आपको मेडिकल के लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और उसके बाद जो आपने लैंग्वेज चूज किया है, तो ऑप्शन में आपके पास ये लैंग्वेज का ऑप्शन है। बाकी ये सब कुछ आपको करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा फोर्थ कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा, अभी उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक ना। बस आपको एक मिनट, ठीक है ना, बस आपको ये देखना है कि हमें क्वेश्चंस आने चाहिए बुक से, ठीक है। सॉरी, ग्रुप में लिंक नहीं गया था, बाकी लोगों को आने दो, तब तक हम लोग ये सब बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्रुप, ये सॉरी, मेडिकल के लिए आपको मैथ्स तो करना ही है ना। ये इसको हम लोग बेसिक मैथ्स बोलते हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ, तो बस हमें उतना हमारा अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और वो क्लास में बस इसलिए मैंने बोला था कि 1 घंटे आप टाइम दो, बाकी टाइम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे देना है ना। तो मैक्सिमम फोकस हमारा इन 3 सब्जेक्ट पे होगा मेडिकल के लिए, ठीक है। लेकिन मैथ्स को भूलना नहीं है। मैथ्स में आपको इतना होमवर्क दिया जाएगा कि आप आधे से 45 मिनट में उन सबको कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स आपको डेली बस मैथ्स को देना, उसके बाद आप बाकी टाइम पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो करो। और लैंग्वेज में बस आपके पास ऑप्शन है, इंजीनियरिंग वालों के लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा स्टेट्स है जो आपको
करना है। ठीक है, यहाँ पे जो बायो था, ये बायो के ऑल्टरनेट में बायो के टाइमिंग पे ही, जो अभी आपको बायो का टाइमिंग दिया हुआ है, इंजीनियरिंग वालों का वहां पे कोई स्लॉट नहीं है, लेकिन उसी टाइम पे कुछ दिन बाद स्टेट्स के क्लासेस वगैरह होंगी, तो वो उसी टाइम पे होगा। ठीक है, और स्टेट्स में क्या है, ठीक है, ये सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए है, इंजीनियरिंग वालों के लिए स्टेट्स करना है और मेडिकल वालों को बायो करना है। स्टेट्स में आपका 50% से ज्यादा पार्ट आपका यहाँ पे मैथ्स में कवर हो जाएगा। ठीक ना, तो स्टेट्स के लिए ज्यादा सोचना नहीं है कि इसमें कैसे होगा। स्टेट्स लेने से आपका फायदा ये है कि आपका मेन कोर्स जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इस पे आपका फोकस ज्यादा रहेगा। इस सब्जेक्ट का आपके पास बर्डन 50% से कम हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा लैंग्वेज तो हमारे पास है ही। ठीक है, तो अभी ये दिमाग से निकाल दो कि हमें फोर्थ सब्जेक्ट हमारा कौन सा बनने वाला है। ठीक है, आप फोर्थ सब्जेक्ट के लिए यहां पे पढ़ने के लिए नहीं आए हो, आपका एम यहां पे मेडिकल और इंजीनियरिंग के अच्छे कॉलेजेस में जाना है। ठीक है, जिसको हम लोग जेई और नीट बोल रहे हैं, तो आपको ये दिमाग में लेके चलना है, आपका फोर्थ फिफ्थ कौन सा बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं हमें। ठीक है, बोर्ड वालों के लिए भी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर आपने बायो चूज किया है तो आप बायो ले सकते हो, या जिसने स्टेट्स चूज किया है वो स्टेट्स ले सकते हो, और जो लैंग्वेज का कोर्स है वो सबके लिए है। ठीक है, तो जब लैंग्वेज का कोर्स स्टार्ट होगा तो वहां पे मैम या सर आपको बता देंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें करने हैं। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड कि हमें कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा टॉपिक नहीं करना है। ग्रुप में लिंक जाएगा तो उस लिंक को आपको अटेम्प्ट करना ही है। ठीक है, बाकी कुछ दिन बाद ये इंजीनियरिंग और मैथ्स के अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मेडिकल वालों को ये सोचना है कि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री हमारा मेन है। ठीक है, और मैथ्स भी हमारा मेन ही है, लेकिन हमें एनसीईआरटी तक हमें लिमिट रहना है, जितना होमवर्क मिलता है उतना कंप्लीट करके हमें फिर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे फोकस करना है। क्लियर है ना? तो फिर अभी के बाद से फिर इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर मुझे कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। ठीक ना, मैथ्स सबके लिए कंपलसरी है, जितना आपको कराया जाएगा वो चीज करना ही है। वो नहीं करोगे, एक सब्जेक्ट को लैग करोगे, बाकी सारा सब्जेक्ट आपका पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो किसी को डाउट इस कोर्स वाले पार्ट में कि हमें कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है? क्लियर है? सबका क्लियर है? किसी को डाउट किसी में? ठीक है, तो अभी हमने लेक्चर स्टार्ट नहीं किया है, बस ये चीज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो जो डाउट था कल लोगों का, वो डाउट होप सबका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसमें कहीं भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा ग्रुप में मैं कभी कभी क्या करूंगा कि लिंक पहले पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही लिंक पोस्ट होता है तो उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो वहां पे सेट रिमाइंडर का एक ऑप्शन आता है, उस पे आप क्लिक करके छोड़ दो। जब भी ऑनलाइन होगा उस टाइम पे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये कोर्स लाइव स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो फिर अगर कभी गलती से, इन जनरली मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा ही, लेकिन अगर कभी गलती से मिस भी हो जाता है तो आप लोग उस चीज को नोटिफिकेशन से आप वो चीज पकड़ सकते हो कि क्लास मेरा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग कोर्स पे आते हैं अपने पे, कि हमारा जो मैथ्स में लास्ट क्लास में चल रहा था, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 दिया था। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? 6 क्वेश्चन में सारे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, पहले वाले में हमें जस्टिफाई करना है कि सेट्स है या नहीं, दूसरे में एलिमेंट बताना है, तीसरे में रोस्टर फॉर्मेट में लिखना है, फोर्थ में सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, रोस्टर फॉर्मेट का आंसर पीछे दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्मेट का आंसर सबका पीछे वाले आंसर से वेरी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि लिखने का तरीका आपका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आप उसको क्रॉस चेक कर लेना कि उसी एलिमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिखोगे तो वो उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिस्ट ऑल द एलिमेंट, यानी हमें इसको फिर से रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, और क्वेश्चन नंबर 6 में एलिमेंट्स को मैच कराना है। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे 6 में कि आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं, है ना, उस क्वेश्चन में जो मैथमेटिक्स वाला है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स में देखो टी रिपीट हो रहा था, है ना, एम रिपीट हो रहा था, तो हमने जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसमें रिपीटेशन नहीं किया हुआ है ना। तो यही हमने बोला था लास्ट क्लास में
कि जब भी आपके पास कुछ ऐसा एलिमेंट दिया हुआ हो, ठीक है, जहां पे एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा हो, तो हमें उसको, अगर हमें सेट फॉर्म करने के लिए दिया जाए तो हम उसको बार बार रिपीट करके नहीं लिखेंगे, ठीक है। 5 के 2 में, 5 का 2, x इज अ इंटीजर, x लेस देन -½ और 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 5 का 2, क्वेश्चन नंबर 5 का 2, रहमान देखो क्वेश्चन नंबर 2, 5 का 2, तो 5 के 2 में हमारे पास जो सेट दिया हुआ है वो सेट बोल रहा है x सच दैट x इज अ इंटीजर। x किसको बिलोंग कर रहा है? इंटीजर को। इंटीजर को हम किससे डिनोट करते हैं? z से, ठीक है। लिख लो ये भी, इंटीजर के लिए z या i दोनों वर्ड यूज होता है, इसको हम बोलते हैं इंटीजर। जिसको पता नहीं है वो लिख लो, बाकी लोगों को पता होगा, ठीक है। तो इंटीजर को हम इस तरीके से भी बिलोंग कर सकते हैं। और x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? 9/2 से -1/2 तक, ठीक है। तो देखो इंटीजर मतलब क्या होता है, ये प्लस माइनस इसमें सब आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर्स को हम इंटीजर बोलेंगे, सिर्फ डिजिट्स में, है ना। जैसे नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 लेके, है ना। इसी का अगर आप नेगेटिव पार्ट भी ले लो, -1 -2 -3 इस टाइप से, तो इसको हम इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो -½ से 9/2 के बीच में कितने इंटीजर है? तो -½ कितना हो गया? 0.5, और 9/2 कितना हो गया? 4.5, है ना, 4.5। तो -0.5 है, ये देखो -0.5, फिर यहां पे इंटीजर क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5, और इसके पहले -1 आएगा, है ना। तो हमें यहां से इस 4.5 के बीच में देखना है कि कितने इंटीजर हैं। तो कितने इंटीजर हैं? 1 2 3 4 5, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट होगा? 0 1 2 3 4। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सुब्रजीत सही है, क्लियर है। मुस्ताफिजुर रहमान सही है, समझ में आ रहा है क्या किया? ठीक है। और किसी क्वेश्चन में डाउट? 1 to 6 में, 1 to 6 में और कोई डाउट? ठीक है, आराम आराम से करना है। कुछ लोगों के लिए ये सब चीज पहले से पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करो, नई चीजें आने वाली है, ठीक है। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आराम से पढ़ो, इसलिए मैं फास्ट नहीं जा रहा हूं, हर एक चैप्टर में आपको टाइम मिल रहा है करने का, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट के हो, है ना, चाहे आपको पहले पढ़ा हुआ हो या नहीं पढ़ा हुआ हो, आराम आराम से मूव करो, लेकिन क्लास के साथ चलो, ठीक है। क्लास का अगर लैग करोगे तो फिर हमेशा पीछे हो जाओगे। किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आप लैग करते हो, कोई एक लेक्चर मिस करते हो कि हम इसको बाद में देख लेंगे, तो उस एक लेक्चर के कारण आपका नेक्स्ट डे का सारा शेड्यूल बिगड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपको समझ में नहीं आएगा किसी भी सब्जेक्ट में, है ना। तो ये चीज आप मेंटेन करके चलो, क्योंकि एक सब्जेक्ट सब कुछ सबसे रिलेटेड है। दूसरी चीज मैंने पहले बताई थी आप लोगों को कि कॉपी बनाने के लिए तो एक लेक्चर नोट्स का कॉपी होगा और एक असाइनमेंट्स का कॉपी होगा, ठीक है। लेक्चर नोट्स में क्लास में जो हो रहा है वो नोट करना है, और असाइनमेंट्स में जो असाइनमेंट्स मिल रहा है एक्सरसाइज, ठीक है, और जो असाइनमेंट्स मिलेगा हमें वो इस कॉपी में नोट करना है। इसके अलावा कोई थर्ड कॉपी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी जो हम रफ वर्क वगैरह जो होता है उसके लिए हम लोग अलग कॉपी रखते हैं, ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको रफ करना है इसी असाइनमेंट में यहीं पे करो, ठीक है। गलत करना है यहीं पे लिख के कट करो, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, लेकिन अलग से ये रफ वाला पेज आपको यूज नहीं करना है। जो कुछ भी है वो हमारे लिए यही सब कुछ है, सब कुछ हमारा इसी में नोट होना चाहिए, कहां पे गलती है जो सही है, ठीक है। किसी में डाउट हो तो उसके लिए उतना स्पेस छोड़ दो और फिर उसको आगे कंप्लीट करो। लेक्चर नोट्स में क्लास में जितने एग्जांपल्स होंगे, थ्योरी होगा, वो सब कुछ इसमें लिखा जाएगा। कुछ लोगों का अगर क्लास किसी कारण से मिस हो जाता है तो बाद में आप वीडियो लेक्चर देख के इस चीज को कंप्लीट करके एक ही कॉपी में लेकिन मेंटेन करना है, ठीक है। बहुत सारा कॉपी आधा इधर लिखे आधा उधर लिखे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब एग्जाम का टाइम आएगा तो वहां पे उस टाइम पे बस आपका टाइम बस कॉपी खोजने में जाएगा कि मैंने कहां पे क्या लिखा था। तो इसलिए सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में, और ये चीज आपका हर सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। ये पर्टिकुलरली मैं मैथ्स के लिए बता रहा हूं, लेकिन यही चीज आपको हर एक सब्जेक्ट में करना है, या और जो सब्जेक्ट है उन सर के टीचर आपको बता देंगे कि उसमें कैसे कैसे करना है, ठीक है। इसके अलावा एक
स्टडी का टाइम टेबल आपका होना चाहिए, स्टडी टाइम टेबल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो 99% लोग फेल हो जाते हैं इस चीज को क्रिएट करने में, ठीक है। उनको लगता है कि हम ये कर लेंगे, लेकिन ये अभी आप कर लोगे, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद, 1 महीने 2 महीने बाद ये आपका शेड्यूल बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। टाइम टेबल आपका एक बना हुआ होना चाहिए कि हमें किस टाइम से किस टाइम तक पढ़ाई करनी है, लेक्चर्स के अलावा, ठीक है। लेक्चर्स में आपका जो टाइम है वो तो है ही, ठीक है। तो लेक्चर्स वाले टाइम को छोड़ दो, उसके बाद जो आपको टाइम बचता है, ठीक ना, यहां पे आप टाइम लिख लो, ठीक है, और इधर डेज लिखते जाओ कि कौन से डेज में हमें मंडे को किस टाइम से किस टाइम तक हमें कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ठीक है। मैथ्स के लिए पर्टिकुलरली मैं मैथ्स के लिए बता रहा हूं, मैथ्स के लिए आपको एट मैक्स 1 आवर देना है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 1 आवर से ज्यादा आपको मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों के लिए, ठीक है। जितना असाइनमेंट मिल रहा है असाइनमेंट कंप्लीट करो, क्वेश्चन मिल रहा है वो करो, बाकी जो टाइम वगैरह जरूरत पड़ेगा वो मैं बता दूंगा कहां पे क्या करना है, ठीक है। तो असाइनमेंट्स में जितने आपको मिलते हैं वो सब कुछ 1 घंटे में कवर हो जाता है। तो मैथ्स के लिए आप जहां भी टाइम अलॉट करो, बस 1 घंटे का टाइम दो, इस 1 घंटे से पहले ही आप इसको खत्म करके नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जा सकते हो। लेकिन आपका मॉर्निंग का टाइम जो क्लास का टाइम है और इवनिंग का टाइम जो क्लास का टाइम है, उस टाइम को छोड़ के उसके अलावा आपको हर सब्जेक्ट के लिए टाइम निकाल के पढ़ना है, ठीक है। चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिसका बायो है, स्टेट्स है, ठीक है, और जिसका जो लैंग्वेज है, हर चीज ये दिन, हर चीज ये मेंटेन करना है। इस टाइम के कंप्लीट होने के बाद आपको जो एक्स्ट्रा वर्क करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये टाइम टेबल आपका मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। अभी आप सब लोग बना लोगे, अच्छी बात है, ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग अभी कर लोगे, लेकिन इस चीज को करने के बाद इसे हमें फॉलो भी करना होता है, ठीक है ना। ये अगर आप फॉलो नहीं करोगे, और मैक्सिमम टाइम पे लोग फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, फॉलो नहीं करोगे तो उसके बाद हर एक सब्जेक्ट में लैग आना स्टार्ट होता है, ठीक है। आपका डाउट धीरे धीरे जमा होते जाएगा। मुझे लगा कि ये मैथ्स वाला पार्ट इसमें समझ में नहीं आ रहा तो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। किसी का बाद में टाइम नहीं आता है, सबको जो करना है अभी ही करना है, उसी दिन करना है। नेक्स्ट क्लास आपका उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जब लेक्चर होता है तो आप डाउट्स पूछो सर से, ठीक है। मैथ्स क्लास में मैं पर्टिकुलरली डाउट्स के लिए हर एक स्टार्टिंग का टाइम मैं डाउट्स के लिए ही रखता हूं, ठीक है। कोई भी डाउट हो किसी भी टाइप का पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन डाउट्स को एक्यूमुलेट नहीं करना है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक ना। तो ये टाइम टेबल फॉलो करना बहुत जरूरी है। मेडिकल या इंजीनियरिंग या बोर्ड जो भी हो, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छा करना है हर एक सब्जेक्ट में, तो आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप टाइम टेबल फॉलो करो, क्योंकि 1 महीने बाद अगर फिर से पूछा जाएगा तो 90% लोगों का वो फॉलो नहीं हो रहा होगा, ठीक ना। तो वो चीज आप ध्यान रखना। ये चीज मैं फिर से 1 महीने बाद आपको फिर से पूछूंगा कि कितने लोगों का फॉलो हो रहा है और कितने लोगों का नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, डाउट्स हो गया एक्सरसाइज 1.1। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, इसी का नेक्स्ट पार्ट पे, टाइप्स ऑफ सेट्स में, ठीक है। तो लिख लो टाइप्स ऑफ सेट्स। तो हमने सेट्स का डेफिनेशन देखा और सेट्स में क्या क्या चीजें होती है वो चीज हमने क्लियर किया, ठीक है। सौमिक 5 का 2 जस्ट अभी बताया है, ठीक है। 5 का 2 जस्ट अभी यहां पे बताया, देखो शायद तुम लेट से आए हो। ये देखो 5 का 2 ही है, इंटीजर मार्क करना है 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। एक बार इसको जब लेक्चर खत्म हो जाए तो स्टार्टिंग के 5 मिनट देख लेना, पूरा लेक्चर तुम्हारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेट्स पे आते हैं, एक बार खुद से करो, अगर नहीं होता तो फिर बाद में मुझसे पूछ लेना, क्योंकि ये जस्ट क्वेश्चन अभी डिस्कशन हुआ है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में आते हैं। फर्स्ट टाइप का सेट्स है, हमने सेट्स में ये बोला था कि सेट्स में हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, है ना। तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे पहला जो कैटेगरी होता है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। पहले हम बोल रहे हैं इसको एक फाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे? जिसमें आप एलिमेंट्स को काउंट कर पाओगे, ठीक ना। तो अगर आपका काउंट करते हो और उसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। जैसे हमने सेट ए लिया और इसमें हमने कलेक्शन ये बोला, कलेक्शन ऑफ ऑल दी अल्फाबेट्स,
ठीक ना, ऑल दी अल्फाबेट्स। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना होगा, तो हमें पता है कि अल्फाबेट में 26 एलिमेंट है, तो इस सेट में 26 एलिमेंट होंगे, है ना। तो देखो आप ये 26 लिख पा रहे हो, ठीक है। वैसे ही अगर मैंने एक सेट बनाया n, जिसमें क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, तो इसमें देखो हमारे पास एलिमेंट्स दिखाई तो पड़ रहा है, लेकिन टोटल कितने एलिमेंट होंगे क्या हम ये काउंट कर पाएंगे? ये चीज नहीं होगा, है ना। तो फाइनाइट सेट हम किसको बोलेंगे? ये फाइनाइट सेट होगा, है ना। तो फाइनाइट सेट क्या होगा कि जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो लिख लो डेफिनेशन, अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, a set consist of फाइनाइट या डेफिनिट, ठीक है, कुछ भी लिख लो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। फाइनाइट मतलब कि जिस एलिमेंट को आप लिख सकते हो, जैसे ये 26 था तो मैंने लिख लिया, है ना, तो उस सेट को हम क्या बोल रहे हैं? फाइनाइट सेट बोल रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी इतने सारे आपने सेट्स पढ़े हैं, उन सारे सेट्स को आप देख सकते हो कि किस सेट में आप एलिमेंट को काउंट कर रहे हो, किस सेट में एलिमेंट को काउंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। जस्ट अभी ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 का 2, है ना। देखो ये एलिमेंट सेट दिया हुआ था, और अगर कोई हमसे पूछता है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं 5 एलिमेंट है ना। तो ये कौन सा सेट कहलाएगा? फाइनाइट सेट, है कि नहीं। तो ये क्या है? फाइनाइट सेट है। तो जिसमें भी आप एलिमेंट को काउंट करके लिख पाओ, वो हमारे लिए फाइनाइट सेट हो जाएगा। सिंपल सा डेफिनेशन है। इसी में सेकंड पार्ट है, दूसरा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे? अब आपको समझ में आ रहा होगा। अ सेट कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो जिस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उस सेट को हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ काउंटिंग के बेसिस पे बस हम सिंपल सा डिवीजन कर रहे हैं उस सेट को। जैसे हमने अभी नेचुरल नंबर बताया था, तो नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट हैं? यहां पे देखो हम एलिमेंट को देख तो पा रहे हैं, लेकिन हम एलिमेंट को काउंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट, ठीक है। बहुत सारे आप एग्जांपल्स कर सकते हो। जैसे अगर मैं कलेक्शन बनाता हूं एक सेट का, नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, ये क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा या फाइनाइट सेट होगा? और कलेक्शन ऑफ स्टार्स कर लो, नंबर ऑफ सेट नहीं, कलेक्शन ऑफ स्टार्स, कलेक्शन ऑफ स्टार्स, कलेक्शन ऑफ स्टार्स इन द स्काई। तो स्काई में कितने स्टार्स हैं? इनफाइनाइट स्टार है। तो ये भी कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। वैसे ही हमारे पास क्या था? होल नंबर, होल नंबर भी क्या है? इनफाइनाइट सेट है ना। तो नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट है, होल नंबर भी इनफाइनाइट है, इंटीजर्स भी इनफाइनाइट है। इंटीजर्स को जेड या आई दोनों से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर भी इनफाइनाइट सेट है, इरेशनल नंबर भी इनफाइनाइट सेट है। इरेशनल नंबर को इस टाइप से Q और उसके पावर में ये C लिखते हैं, ठीक है। और रियल नंबर भी क्या है? इनफाइनाइट सेट है। तो ये जितने भी एग्जांपल है इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल है, ठीक है। इसमें से मैक्सिमम टाइम पे हम इस रियल नंबर पे सेट पे ही काम करते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग आगे करेंगे, तो बताऊंगा मैं अच्छे से कि कैसे हम उस सेट पे काम करते हैं, है ना। तो ये दो टाइप का डिवीजन था मेनली इन ब्रॉड सेंस, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे आप एलिमेंट्स को काउंट करके बता सकते हो, ठीक है। अगर आप एलिमेंट को काउंट करके बोल पाओ तो वो क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। और अगर नहीं काउंट कर पाओगे तो इनफाइनाइट सेट, ठीक है। थर्ड टाइप का है जिसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है। और इसी को हम कभी कभी नल सेट भी बोलते हैं, ठीक है। नेम बस अलग है, मतलब यही है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट किसको बोलेंगे? जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं हो। क्लियर है? अ सेट कंसिस्ट ऑफ नो एलिमेंट, ठीक है। लिख लो डेफिनेशन, अ सेट
which does not contain any एलिमेंट, है ना। तो इस सेट को क्या कहते हैं, हम नल सेट कहते हैं, ठीक है। और नल सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, नल सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसको हम इस ग्रीक लेटर फाई से डिनोट करते हैं, है ना। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इस टाइप से फाई पढ़ते हैं, ठीक है। और सिंबल के फॉर्म में इस टाइप से कर्ली ब्रैकेट बस हम यूज कर रहे हैं, और इसके अंदर में कोई एलिमेंट हमें शो नहीं करना है, ठीक है। या तो आप ये सिंबल यूज कर लो या फिर आप ये सिंबल यूज करो, ठीक है। तो अगर आप ये भी लिखते हो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट ही है या नल सेट ही है, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। क्लियर है ना। तो जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है उसको हम एम्प्टी सेट या नल सेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मैं ये बोल रहा हूं, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लो हमने एक सेट बनाया, एक सेट x सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना, और x बिलोंग टू रियल नंबर। तो अब बताओ कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 कभी किसी x के लिए पॉसिबल है, कोई भी क्या ऐसा x पॉसिबल है रियल नंबर में, है ना। रियल नंबर कौन सा नंबर होता है, जिसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, यानी आप जो भी नंबर सोच सकते हो वो नंबर क्या है, रियल नंबर है ना। एनी नंबर विच यू कैन थिंक ऑफ इज अ रियल नंबर, ठीक है। और अगर ये रियल नंबर है तो क्या कोई एक ऐसा रियल नंबर पॉसिबल है जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, है ना। कोई भी पॉसिबल नहीं है, कोई रियल नंबर ऐसा पॉसिबल नहीं है जिसके लिए ये 0 होता है। तो इस ए सेट को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, नल सेट है, फाई सेट है, और इसी को हम ए इक्वल टू इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर कोई ये बोलता है कि ये बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना होगा, तो क्या बताओगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या बताओगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या बताओगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या बताएंगे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या बताएंगे हम, 0। क्लियर है ना, क्योंकि इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है ना, कोई एलिमेंट नहीं है तो हम काउंट नहीं कर पाएंगे। और इसमें एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 0 है। अब ये बताओ कि ये सेट हमारा फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट कौन सा सेट होगा, फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, सही है। फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि हम 0 को तो काउंट कर पा रहे हैं ना, इसलिए तो 0 इन्वेंट हुआ था, है कि नहीं। तो अगर हम किसी चीज को जिसमें कुछ भी नहीं है उसी चीज के लिए 0 को इन्वेंट हुआ था, है ना। और 0 भी इंडिया में ही इन्वेंट हुआ है ना। तो हमने लोगों को क्या कहना सिखाया है, लोगों को, पहले लोगों को अगर कुछ भी नहीं होता था तो वो लोग बोल नहीं पाते थे, है कि नहीं, वो लोग लिख नहीं पाते थे। लेकिन हमने लोगों को क्या कहना सिखाया कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, बता सकते हो, है कि नहीं। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, इसमें क्या है, फाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट सेट नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम नल सेट बोलते हैं, ठीक है, एम्प्टी सेट बोलते हैं, और कहीं कहीं पे वॉइड सेट भी लिखा रहता है, ठीक है। तो ये वर्ड भी यूज कर लो, वॉइड सेट, ठीक है। मतलब वही है, बस नाम अलग अलग है। आप अगर किसी बुक को रेफरेंस करोगे तो उस बुक में क्या लिखा हुआ है उसका मतलब बस समझ में आना चाहिए आपको कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। एक और सेट में बना रहा हूं, x सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, x इज ऑड। बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3,
सी सेट है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इज अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, डी सेट हमने बनाया एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। बताओ ये तीनों सेट में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे और ये किस टाइप का सेट है। ठीक है, सेट पता कर पाओगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सेट भी क्या है, फाई है, क्योंकि x की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा, है ना। और प्लस माइनस 2 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, x बोल रहा है ऑड नंबर, तो यहां पे ऑड कोई नंबर पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। सेकेंड वाला ये सेट भी फाई है, थर्ड वाला ये सेट भी फाई है। ठीक है, इस वाले पार्ट पे ध्यान देना। ठीक है, इसको मैं पॉइंट बना के लिख दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये नंबर क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, जब हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो वहां पे मैं इसको और डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको पता करते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका बार बार रिपीट होगा। ठीक है, बहुत बार रिपीट होगा, है ना। 11th में 12th में ये चीज हर बार आता है, तो आपको ये चीज ये दिमाग में रखना है कि ये नंबर क्या होता है, हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ये कभी भी किसी रियल नंबर के लिए 0 नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा हो कि ये जितने भी सेट्स के मैंने एग्जांपल दिए हैं वो सारे सेट्स कौन से सेट्स हैं, नल सेट है ना, वॉइड सेट है, और वॉइड सेट है, और इसी को हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। ठीक है, एक और चीज यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास फाइनाइट सेट है ना, तो फाइनाइट सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म, है कि नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर आपके पास कोई फाइनाइट सेट है तो उस सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्मेट में या रोस्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन अगर हमारे पास इनफाइनाइट सेट होगा, है ना, इनफाइनाइट सेट मतलब क्या होगा कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, तो क्या हम इसको रोस्टर फॉर्मेट में लिख पाएंगे इनफाइनाइट सेट को, है ना। तो ये इसमें पॉसिबल नहीं होता है, इनफाइनाइट सेट कांट बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम रोस्टर फॉर्मेट में कंप्लीटली रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। जैसे नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में अगर आप लिखना स्टार्ट करोगे तो क्या हम हर एक एलिमेंट को लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, इस तरीके से होता है। लेकिन अगर कोई बोलता है कि क्या हम इसको रोस्टर फॉर्मेट में लिख सकते हैं कंप्लीटली, तो कंप्लीटली कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो जनरली हम जो इनफाइनाइट सेट होता है उसको मेनली किस फॉर्मेट में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्मेट में ही एक ही ऑप्शन हमारे पास बच जाता है। तो सेट बिल्डर फॉर्मेट में आप इसको इजीली रिप्रेजेंट कर पाओगे, है ना। तो ये चीज बस ध्यान रखना कि अगर फाइनाइट सेट होगा, इसलिए दोनों फॉर्मेट पॉपुलर है। ठीक है, जहां पे किसी केस में फाइनाइट सेट में हम दोनों फाइनाइट सेट में हम सेट बिल्डर फॉर्मेट में ही सिर्फ लिख पा रहे हैं, तो इसलिए दोनों टाइप के चीजें शो करता है। ठीक है, अब सही है, अब सही आ रहा है, अब सही आ रहा है सबका।
अब क्लियर है? हाँ ठीक है, तो ये आपने लिखा था फाइनाइट सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो इस चीज को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, शायद कुछ लोगों का प्रॉब्लम रहा होगा। ठीक है, तो यहां से मैंने स्टार्ट किया था, पता नहीं कहां पे लूज हुआ नेटवर्क। ठीक है, तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब हम लोग क्वाड्रेटिक करेंगे तो वहां पे मैं इस चीज को आपको बताऊंगा। तो ये नंबर कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, हम ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करोगे हमेशा आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव भी नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। उसके अलावा मैंने दो चीज बताया, तो ये चीज आपका दोनों में पॉसिबल होता है कि आप दोनों फॉर्मेट में इस चीज को लिख सकते हो, लेकिन जो आपका इनफाइनाइट सेट है ना, इनफाइनाइट सेट को आप क्या करोगे, सिर्फ इनफाइनाइट सेट को सिर्फ हम रोस्टर फॉर्मेट में ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिसका थोड़ा सा लैग कर रहा है वो लोग बस कुछ सेकंड डिले कर लेना। ठीक है, तो ये मैंने दो पॉइंट बताया, इस दोनों पॉइंट को आप नोट कर लो कि फाइनाइट सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्मेट, बट इनफाइनाइट सेट कांट बी रिप्रेजेंट एंड रोस्टर फॉर्मेट कंप्लीटली, है ना। तो इसको हम कंप्लीटली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम बस ये है कि सारे एलिमेंट को लिखना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, जिसका प्रॉब्लम है थोड़ा सा डिले कर लो, सही हो जाएगा। ठीक है, यहां पे सही चल रहा है। अब तो हमने दो टाइप के सेट देखे, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और एम्प्टी सेट। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एक और टाइप का सेट होता है जिसको हम बोलते हैं इक्वल सेट। ठीक है, तो नेक्स्ट फोर्थ टाइप का है इक्वल सेट। ठीक है, तो जैसे हम नंबर के केस में 1 = 1 लिख पाते हैं, ठीक ना, जैसे 2 = 2 लिख पाते हैं, सेट के केस में क्योंकि सेट जो हमने ए और बी दो सेट लिया, ठीक ना, तो ये सेट क्या होता है, सेट अपने आप में अंदर में बहुत सारे एलिमेंट को कंटेन किए हुए हैं। सेट अपने आप में क्या किए हुए हैं, एलिमेंट्स को कंटेन किए हुए हैं। क्लियर है ना। तो सेट अपने आप में क्या किए हुए हैं, बहुत सारे एलिमेंट को कंटेन किए हुए हैं। तो जब हम सेट की बात बोलते हैं और सेट को हम इक्वेट करते हैं, है ना, तो सेट को इक्वेट करने का मतलब यह होता है कि आप इसके अंदर के एलिमेंट की बात कर रहे हो। ठीक ना, अगर आप सेट के इक्वेट करने की बात बोल रहे हो, इसका मतलब आप सेट के अंदर के एलिमेंट को हम आपस में इक्वेट करके देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप दो सेट को इक्वल बोलते हो, ए = बी, दिस इंप्लाइज, है ना, इफ, इसको लिख लो वर्ड में, इफ टू सेट्स आर इक्वल देन both sets must have equal number of element and both sets must have same element। ठीक है, अगर हम दो सेट को इक्वल बोल रहे हैं तो सेट अपने आप में बहुत सारे एलिमेंट को कंटेन किए हुए हैं। ठीक ना, तो हम सेट्स की जब बात बोलते हैं तो वो चीज उस सेट के अंदर के हर एक एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, तो जब भी आप दो सेट को इक्वल लिखोगे, ए = बी लिखोगे, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए और दोनों में सेम एलिमेंट होने चाहिए। अगर मैं सेट ए ये ले लूं, ए बी सी, और सेट बी ये ले लूं 1 2 3, ठीक है, तो अब दोनों सेट को ध्यान से देखो, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, लेकिन क्या दोनों सेट को हम ए = बी बोल सकते हैं? ए = बी नहीं बोल पाएंगे, है कि नहीं।
क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है लेकिन एलिमेंट्स दोनों में अलग अलग है, ठीक ना। तो दोनों चीजें सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। ये चीज भी हम बोल सकते हैं, एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। जैसे अगर हम सेट की बात बोले, सेट में हमने ए सेट में हमने, और इसको दूसरा सेट ले लेते हैं, सी सेट में हमने 1 और 2 एलिमेंट लिया, और डी सेट में हमने क्या किया कि एक दूसरा सेट हम बना रहे हैं जिसमें हम एलिमेंट्स को लिख रहे हैं x सच दैट x स्क्वायर -3x + 2 = 0, ठीक है। अब बताओ कि क्या C और D सेट इक्वल होगा या नहीं होगा, है ना। तो जब भी आपको सेट को एलिमेंट है, सेट को अगर हम इक्वेट कर रहे हैं तो हमें उसके अंदर के एलिमेंट को देखना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ आप सेट को देख के ये नहीं बता पाओगे कि ये दोनों सेम है या नहीं है कि नहीं। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी आपको सेट दिया जाए और बोले कि ये बताओ कि ये चीज सेम है या नहीं है, तो हमें उसके अंदर के एलिमेंट को ध्यान से देखना पड़ेगा कि दोनों सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखो, इसको भी जब सॉल्व करोगे तो डी में क्या आएगा, 1,2 ही आएगा, है कि नहीं। डी में भी क्या आएगा, 1,2 एलिमेंट ही आएगा। तो 1,2 एलिमेंट अगर आ रहा है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, C = D, ठीक है। तो जब भी आप एलिमेंट को इक्वेट करोगे तो हमेशा आप उसको किस फॉर्मेट में चेक करना पड़ेगा, पहले हमें रोस्टर फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। किसी और फॉर्मेट में दिया हुआ हो तो पहले आप उसको रोस्टर फॉर्मेट में लेके जाओ और रोस्टर फॉर्मेट से देखो कि वो दोनों चीजें सेम हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये इतने टाइप के हमारे पास सेट हैं, सेट्स के ये सब टाइप्स हैं जहां पे हम सेट्स को नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे, उसके आपस में रिलेशंस के बेसिस पे हम उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये, इसके अलावा एक और टाइप का सेट्स होता है जिसको हम बोलते हैं सबसेट्स, है ना। तो सबसेट्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कवर करना है, तो उसको हम आराम से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए हम लोग यहां तक रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमारा, इन नेक्स्ट क्लास हम लोग सेट्स का ही एक और टाइप है जिसको हम बोल रहे हैं सबसेट्स, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सबसेट्स के बारे में देखेंगे कि सबसेट्स क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल आपके पास जो होमवर्क है, एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। एनसीईआरटी बुक सबके पास है, ग्रुप में मैंने बुक भी शेयर कर दिया है। बस इजी पार्ट है, ठीक है। मुझे पता नहीं कि आप लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या कैसे लिख के कर रहे हो, लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि कुछ लोगों का शायद 10th में ये आदत होगा कि आप लोग क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके कॉपी पे लिख रहे हो, ठीक है। तो कभी भी जो क्वेश्चन आपका ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है उसको फिर से एक्सरसाइज कॉपी में नोट नहीं करना है क्वेश्चन को, ठीक है। आप बस क्वेश्चन नंबर लिखो और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आंसर होता है बस वो लिखो। जैसे आप एग्जाम में लिखते हो तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो उस क्वेश्चन पेपर को हम फिर से उसमें क्वेश्चन तो नहीं लिखते हैं ना, सिर्फ आंसर लिखते हैं। तो सेम उसी तरीके से क्वेश्चन आप फिर से लिखने के लिए बैठोगे तो यही आपका टाइम डबल कर देगा, ठीक है। टाइम आपका वेस्ट होगा, क्वेश्चन को फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब चीज जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये सब चीजें ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगी। जब आप रिवीजन करने के लिए बैठोगे तो आपके पास क्वेश्चन वाला एक बुक होगा, ठीक है, टेक्स्ट बुक होगा, या अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ से आप देख सकते हो, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर जो है वो बस आप सही तरीके से लिखो, एक्सरसाइज 1 लिखो या 1.2 लिखो, जैसे भी आप कर रहे हो, और क्वेश्चन नंबर के हिसाब से हर एक क्वेश्चन को लिखते जाओ, ताकि आप एग्जाम के टाइम पे या कभी आप उसको रिवाइज करने के लिए बैठो और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप अपने कॉपी में उसको क्रॉस चेक कर सकते हो कि मैंने सही सोचा है नहीं, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन को फिर से एक्सरसाइज कॉपी में रिपीट नहीं करना है, क्वेश्चन को लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्लियर। तो एक्सरसाइज 1.2 में 6 क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। बस आप क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर डायरेक्टली आंसर बुक में लिखो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी सब कुछ आपको इजी सा मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही जब हम लोग सबसेट्स कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको एक शीट दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी
शीट में करने लायक आपके पास कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो सबसेट जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं एक शीट दूंगा जहां से आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे और उसको भी हम लोग क्लास में इसी तरीके से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपके पास है ना नहीं सुब्रजीत शाह, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है, ठीक है, क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है क्वेश्चन एक्सरसाइज कॉपी में, ठीक है। मुस्तफिकुर रहमान 1.1 क्वेश्चन नंबर 4.2, जब एक्सरसाइज डिस्कस हो रहा था तब क्यों नहीं बोल रहे थे, ठीक है। क्लास होमवर्क कर रहे हो उसी टाइम पे जितने क्वेश्चन है फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि दूसरा उस क्वेश्चन को पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, ठीक है। आप यहां पे खुद से पढ़ने के लिए आए हो तो आप अपना देखो, अगर मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो हम उसको पूछेंगे, ठीक है। बाकी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, बाकी लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं इसका मतलब उन्होंने कंप्लीट किया है। अगर मुझसे नहीं होगा तो आप पूछोगे कि सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, इसे मुझे डिस्कस करना है, ठीक है। और ये चीज सबके लिए एप्लीकेबल है, दूसरों को देख के मत चलो कि वो नहीं पूछ रहा है तो मुझे भी नहीं पूछना है। अपना देखो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे पूछना है, ठीक है। तुम किसी और के बदले पढ़ने के लिए नहीं आए हो, है ना। अपना डाउट तुम्हें क्लियर करना है ना। तो कभी भी दूसरे के भरोसे मत बैठो कि वो ये क्वेश्चन तो पूछ ही लेगा तो मेरा भी डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उस भरोसे कभी मत रहना कि किसी और कोई क्वेश्चन पूछेगा तो शायद मेरा डाउट क्लियर हो जाए। तुम्हारा डाउट है, तुम पूछो कि ये मुझसे नहीं हो रहा है, ठीक है। और जब स्टार्टिंग में डिस्कशन होता है तो उसी टाइम पे सारे क्वेश्चंस कवर कर लिया करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्वेश्चन नंबर 4 का 2 सेट समय दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 16, 35, 32, ठीक है। देखो कैसे करेंगे सॉल्व, है ना। सबके करने का तरीका अलग अलग हो सकता है ना। 6 नहीं है शायद 8 है, 2, 4, 8, 16, ठीक है। तो सबके करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, जो आपके माइंड में स्ट्राइक करे बस हमें वो देखना है, ठीक है। तो यहां पे देखो जो मुझे यहां पे दिखाई पड़ रहा है वो दिखाई पड़ रहा है कि ये सारे नंबर 2 के पावर्स में है। पहला नंबर क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 1, ये क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो जब मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्मेट में बनाऊंगा तो मैं एक वेरिएबल x लूंगा और x इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा 2 की पावर n, है कि नहीं, क्योंकि सारा नंबर हर एक नंबर में सिर्फ वेरी क्या कर रहा है 2 वेरी कर रहा है। तो हमने वेरिएबल को n ले लिया और n को मैं कहां से कहां तक लिख दूंगा 1 से लेके 5 तक, और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। क्लियर है। इसी को लोग अलग अलग तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, तो बस आप देख लेना, बुक में आंसर में कुछ और होगा वो चीज देख लेना। क्लियर है रहमान, क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहां तक हम लोग रखते हैं, ठीक है। मतलब कि क्लास हो चुका है, अभी कुछ मैं एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूं, जितना बताना था हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सबसेट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, मैक्सिमम आपके 20 से 25 मिनट का काम है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, बस आप क्वेश्चन नंबर लिखो और उसका आंसर लिखो और फिर पीछे से मैच करा के देखो कि मेरा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर जब फिर हम इसको खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से सबसेट से स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो किसी को भी कोई डाउट हो 1.2 या में भी, ठीक है, अगर कुछ लोगों का रह गया हो 1.1 में भी कोई डाउट है तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर भी आप पूछ सकते हो। पीछे वाला कोई भी डाउट आवर में आप कंप्लीट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर हम लोग यहां पे एंड कर रहे हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब मिलते हैं, ठीक है। ओके चलो, ठीक है, चलो बाय।